Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So we have already completed the first chapter of class 11th chemistry, that is some basic concept of chemistry. तो हमने उसको कंप्लीट करने के बाद कुछ एमसीक्यूज कवर किया था जो कि बेसिक लेवल के एमसीक्यूज थे। आज हम फिर से कुछ बेसिक सवाल बनाएंगे बट इन फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके पास सवाल लिखा हो गया है फिल इन द ब्लैंक्स। ये 5 सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। हम 1 बाय 1 सब सॉल्व करेंगे और आप इनसे कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। मतलब न्यूमेरिकल टाइप भी लिया गया है और कॉन्सेप्चुअल टाइप भी लिया हुआ है। देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का वो कॉन्सेप्ट ही बता के जाता है आपको, और ये कॉन्सेप्ट आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में एप्लीकेबल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर को बहुत कोई जो है 5 लेक्चर में खत्म करके चल देता है क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं ना, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कॉन्सेप्ट तभी आपके पूरा क्लियर होंगे जब तक आप सवाल नहीं बनाएंगे, तब तक तो क्लियर नहीं हो सकता। तो सवाल बनाइए, इसका इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला सवाल की तरफ चलते हैं। लिख रहा है पहला सवाल, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ डैश सेंटीमीटर क्यूब एट एनटीपी। तो एनटीपी मतलब हो गया आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इस सिचुएशन में जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो क्या होता है 22.4 लीटर होता है। कई जगह में 22.7 लीटर लिखा हुआ रहता है भाई। वो प्रॉब्लम किसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि प्रेशर का प्रॉब्लम था। कहीं पे प्रेशर 1 बार ले लिया जाता है, कहीं पे प्रेशर 1 एटीएम ले लिया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके, क्या कहा आपने? पास्कल? पास्कल कहीं नहीं लेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हम एटीएम लेंगे या बार लेंगे। अगर आप बार ले रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप बार ले रहे हैं तो ऐसा यूनिट है, और बार के लिए एसटीपी वर्ड यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन अगर आप एनटीपी लिख रहे हैं तो वहां पे आप एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर में। जो भी हो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वैल्यू क्या लिखना है 22.4 लीटर या 22.7 लीटर, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप आंसर टिक करके आएंगे। फिलहाल तो हमारा क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए 22.4 को लेकर के काम कर लेते हैं। हमको पता है कि अमोनिया गैस का अगर 1 मोल हो, 1 मोल अगर अमोनिया गैस हो, कोई भी गैस हो सकता है, 1 मोल अगर अमोनिया गैस हो तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ना 22.4 लीटर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपको चेक कर लेना कितना मोल अमोनिया गैस है, बात खत्म। तो देखिए यहां पे क्या दिया गया है कि अमोनिया कितना है आपके पास 17 ग्राम है, और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है सर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है 17 ग्राम दिया हुआ है, तो 17 ग्राम डिवाइड बाय कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया NH3 का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए 14 हो गया और हाइड्रोजन का 3 कितना हो गया 17 ग्राम पर मोल। तो यहां पे क्या लिखेंगे 17 ग्राम पर मोल। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां 17 ग्राम ग्राम कट जाएगा, क्या बच रहा है 1 मोल। क्लियर है कि नहीं है? मतलब बच्चा लोग आपको समझ में आ गया है कि 17 ग्राम अमोनिया में 1 मोल अमोनिया ही होता है, और 1 मोल अमोनिया का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। आपको लिखा हुआ है डैश सेंटीमीटर क्यूब एट एनटीपी, मतलब आपको इस लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप अगर क्लास 10th पास है, ऑब्वियसली पास होंगे तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको यह बात पता है तो आप लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है कि नहीं है? ये पता है कि नहीं है? अगर एक क्यूब ले लें जिसका हर साइड 10-10 सेंटीमीटर का हो, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम होता है ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है कि नहीं है? तो उसी को हम क्या कहते हैं 1 लीटर कहते हैं। तो आप 1 लीटर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। उसी तरह से अगर आपको 1 मोल अमोनिया 22.4 लीटर होता है तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर क्यूब में इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा यहां से 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे आप क्या भर देंगे 22400 सेंटीमीटर क्यूब एट एनटीपी। अगर ऑप्शन में मान लीजिए 22700 है तो उसको भी क्लिक कर सकते हैं आप। मान लीजिए 2, समझ में आ रहा है क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 22.4 लीटर हमने लिया है, वहां पे अगर 22.7 लीटर लिया है तो क्या आ जाएगा आपका 22700 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए चलिएगा, रट्टा मार के मत चलिएगा,
चलिए नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ लिथियम एटम इन डैश ग्राम इज 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, आप बताइएगा जरा लिथियम एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7 ग्राम से होते हैं। तो 7 ग्राम अगर है लिथियम, 7 ग्राम अगर लिथियम है तो इसमें कितने एटम्स होंगे लिथियम के? कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपको पूछा जा रहा है यहां पे कितना ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स होंगे। मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यस और नो? आप इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भैया इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, आंसर आ जाएगा। 7 की जगह क्या लिख देना है आपको? 70 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा? 70 ग्राम अगर लिथियम है तो उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे? आपका 6.022 10⁻24 एटम्स हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? आसान सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक थ्योरी है, 1/12 दैट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम इज, ये तो आपने शुरुआत में ही पढ़ा, जिसको आप AMU कहते हो, एटॉमिक मास यूनिट कहते हो, या यूनिफाइड मास कहते हो कि नहीं? इसी को तो आप क्या कहते हो? 1 यूनिफाइड मास। किसको कहते हो सर? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। लेकिन कौन सा वाला कार्बन, ये भी ध्यान रखना है, कार्बन 12। क्लियर है कि नहीं है? कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 12 वाला का बात हो रहा है। बट अगर यहाँ पे क्लियरिफिकेशन नहीं मिल रहा आपको तो कार्बन को कार्बन 12 ही मान के चलेंगे आप। अगर 14 होगा ना स्पेशली बोलेगा कार्बन 14। समझ में आ रहा कि नहीं है? क्योंकि क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन 12 का अबंडेंस ज्यादा है। अबंडेंस ज्यादा का मतलब समझ में आ रहा है? अवेलेबिलिटी ज्यादा है। आगे बात करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 24 ग्राम ऑफ O3 इज, O3 इज ओजोन। तो आपको क्या दिया गया है ना? 24 ग्राम O3 दिया गया है। कितना? 24 ग्राम ओजोन दिया गया है। तो ओजोन के बारे में अगर हम बात करें, O3 के बारे में अगर हम बात करें, इसमें कितने मोल्स है ओजोन का, ये बात कर ले। 24 ग्राम ओजोन में कितने मोल ओजोन है? तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट आपको दिया हुआ है 24 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा सर? एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल, 3 ऑक्सीजन का 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 48 ग्राम पर मोल। बोलिए समझ में आ रहा है? यहां से काट दीजिए बाबू, कितना आ जाएगा? 1/2 दैट इज 0.5 मोल हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चा निकल गया। क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन इतना ग्राम ऑफ O3। आपको मोल निकल चुका है। क्या निकला? मोल निकला। आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, किसमें? किस नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, मतलब ऑक्सीजन। नंबर ऑफ O पूछ रहा है, O3 नहीं पूछ रहा है। ये जो निकला है ये क्या निकला? 0.5 मोल O3 निकला है। फोकस कीजिए इस बात पे। 0.5 मोल O नहीं है, ये क्या है? 0.5 मोल O3 है। तो 0.5 मोल O3 में, 0.5 मोल O3 में कितने O3 होंगे? पहले बात कर लेते हैं। अरे कितने O3 होंगे? कितने O3 होंगे सर? 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतने क्या होंगे? O3 होंगे। अरे एक मोल में क्या होता है? इतना होता है। आधा मोल 0.5 मतलब हाफ मोल, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, इतने O3 होंगे। लेकिन आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि यहां एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे O3 है, मतलब यहां पे 3 ऑक्सीजन है। यस और नो? 3 ऑक्सीजन है। तो इस पूरा डाटा में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितने ऑक्सीजन एटम है? निकल जाएगा। या अगर 3 नहीं लिख रहे हैं तो O3 कितना है निकल रहा है। और अगर O कितना है निकालना चाहते हैं तो O केटो है O3 में, 3 ठो है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो देखिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको हाफ कर लीजिए, कितना आ जाएगा बाबू? 3.022 इंटू 10⁻23। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 9.0, 3 2 6, 3 2 6 इंटू 10⁻23। ये हो जाने वाला है आपका आंसर।
क्या हो जाएगा यहाँ पे 9.066 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स होने वाले हैं, ओ एटम्स होने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल देखने को मिला। अब देखिएगा सवाल क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट विच कंटेन्स 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इच। अब आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, बेरियम कार्बोनेट है, ठीक है, और इस बेरियम कार्बोनेट में बोल रहा है 1.5 मोल क्या है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेरियम कार्बोनेट में का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बेरियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स क्या है। इसको स्टोइकियोमेट्री से डायरेक्टली सवाल को जो है सॉल्व किया जा सकता है। देखिएगा आप लोग ये सब लिख चुके हैं, मैं मिटा सकता हूं, चलिए यहां से मिटाता हूं, चलो समझाते हैं। स्टोइकियोमेट्री समझते हैं बच्चे लोग, स्टोइकियोमेट्री से अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। तो बेरियम कार्बोनेट का बात हो रहा है, दिस इज BaCO3। बोला जा रहा है इस बेरियम कार्बोनेट में ये जो ऑक्सीजन है ये कितना है, तो ये बोला जा रहा है, यहां पे लिखा है 1.5 मोल्स लिखा है। तो यहां पे ये जो ऑक्सीजन है ये कितना है, 1.5 मोल है। क्या बोला जा रहा है, विच कंटेन्स 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। यहां पे 3 गो ऑक्सीजन है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर 3 ऑक्सीजन है तो जितना मोल टोटल दिया हुआ है उससे 3 को डिवाइड करोगे कि नहीं, तब तो एक ऑक्सीजन एटम के बारे में डिस्कशन होगा। अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? किसके बारे में बात किया तुमने, एक ऑक्सीजन एटम के बारे में। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो भाई यहां पे थोड़ा सा और बताते हैं, ध्यान से देखो। BaCO3 मान लो 1 मोल है, ठीक, तो यहां पे कितना मोल बेरियम है, सर 1 मोल है। अरे अगर टोटल आपने क्या लिया है, 1 मोल बेरियम क्लोराइड, बेरियम कार्बोनेट लिया है, तो आपके पास बेरियम भी 1 मोल है, कार्बन कितना है, कार्बन भी 1 मोल है, बट यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 3 मोल है। समझ में आता है कि नहीं आता? ये बातें आपको पहले बताया गया है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर हमको यहां पे ऑक्सीजन का क्या करना है, 1 पार्ट निकालना है, टोटल दिया है कितना है, टोटल कितना है बोल रहा है 1.5 मोल एटम है। हमको चाहते हैं कि एक ऑक्सीजन कितना है, तो हमने क्या किया, 1.5 से हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 मोल है भाई ये। क्लियर है कि नहीं? तो आप एक का निकाल चुके हैं, अगर एक का निकाल चुके हैं तो ये तो 1 मोल है, ये तो 1 मोल है, समझ में आ रहा है? मतलब कार्बन भी 1 मोल होगा, ये भी 1 मोल होगा, मतलब ये अगर जो है ये भी वही, ये भी वही होगा। अरे ये जो हो है मतलब समझ में आ रहा, O3 नहीं, O कितना है, O कितना हुआ 0.5 मोल। O जितना होगा कार्बन भी उतना ही होगा, बेरियम भी उतना ही होगा, मतलब आंसर क्या हो जाना चाहिए, सीधा सीधी 0.5 बेरियम कार्बोनेट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0.5 मोल हो जाएगा। क्या 0.5 मोल बेरियम कार्बोनेट होगा। अगर 0.5 मोल बेरियम कार्बोनेट है तो उसमें इसका 3 गुना ऑक्सीजन मोल्स प्रेजेंट है। देखिए ना ध्यान से, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा लोग? अगर हम यहां पे क्या लिख दें, 0.5 मोल बेरियम कार्बोनेट है, ध्यान दीजिएगा 0.5 मोल बेरियम कार्बोनेट है, तो यहां पे कितना होगा बेरियम, 0.5 मोल। यहां पे कितना होगा कार्बन, सर 0.5 मोल। यहां पे कितना होगा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 0.5 होगा, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 3 से गुना करके लिखेंगे ना, कितना हो जाएगा 1.5 मोल। यही तो दिया हुआ है बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1.5 मोल क्या दिया हुआ, ऑफ ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था कि बेरियम कार्बोनेट कितना है, भाई देखो बेरियम कार्बोनेट कितना लिखे हैं, 0.5 मोल लिखे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्टोइकियोमेट्री से डायरेक्टली सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको लेंदी प्रोसेस से भी बना सकते हैं, बट आई थिंक जो है ये तरीका बेस्ट तरीका। आपको 1 मोल से समझ में आ गया तो 0.5 मोल से भी समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ध्यान, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर हैविंग 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ डैश एट एनटीपी। मतलब एक मिक्सचर है जिसमें आपने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया है। हाइड्रोजन कितना है, तो बोल रहा 2 ग्राम है। कितना है, 2 ग्राम, 2 ग्राम है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है सर, 32 ग्राम है। अरे 2 ग्राम हाइड्रोजन, इसका मतलब कितना मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल है। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
क्लियर है कि नहीं है? एक हाइड्रोजन H रहता तो 1 ग्राम बोलते हैं, 2 हाइड्रोजन H2 इसलिए 2 ग्राम लिखा हुआ है और वही दिया भी हुआ है, मतलब 1 मोल का बात हो रहा है। और ऑक्सीजन का अगर हम बात करें 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, मतलब O2 कितना है? तो O2 भी 1 मोल है, मतलब H2 1 मोल है, O2 1 मोल है, दोनों मिलकर के ये कितना मोल है सर? 2 मोल है। ये 2 मोल किस चीज का है सर? मिक्सचर का है। हमने क्या किया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो मिक्सचर बना, और ये जो मिक्सचर है ये कितने मोल का है? 2 मोल का है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपको पता है 1 मोल अगर कोई भी गैस हो या गैस का मिक्सचर हो, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। आपको दिख रहा है 2 मोल है, तो 2 मोल है तो डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर्स। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर का सवाल इस तरह से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। If the phosphate of a metal has the formula MpO4, ध्यान दीजिएगा, यहां पे फॉर्मूला दिया है, मेटल का फॉस्फेट है। मेटल कौन सा मेटल है? वी डोंट नो, बट मेटल को क्या लिखा हुआ है? M, मेटल फॉस्फेट है। चलिए, द फॉर्मूला ऑफ मेटेलिक सल्फेट इज, फॉस्फेट का फॉर्मूला दिया है तो सल्फेट कैसा होगा? तो याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। आपको पता होना चाहिए, मेटल को M लिख देते हैं, हमको नहीं पता पावर में क्या होगा, प्लस होगा कि 2 प्लस होगा कि 3 प्लस होगा, वी डोंट नो, बट वी नो PO4 3 माइनस होता है। क्या होता है? PO4 3 माइनस होता है। अगर PO4 3 माइनस होता है और अगर PO4 के बाद में यहां पे ना कुछ लिखा हुआ ना यहां कुछ लिखा है, तो ऑब्वियसली आपको यहां से आइडिया लग जाना चाहिए पक्का ये 3 प्लस होगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे का कैंसिल किया होगा और MPO4 लिखा हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं है? पक्का होना चाहिए, तभी तो ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां से हमने ये आइडिया लगा लिया कि मेटल जो आपको पास था वो M3 प्लस वाला आयन है। यहां पे बोल रहा है मेटेलिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो मेटेलिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो मेटल तो आप डिटेक्ट कर चुके हैं, M3 प्लस है, और सल्फेट क्या होता है सर? SO4 2 माइनस होता है। बोलो यस और नो। तो आगे आपको पता है कि M लिखे हैं, ये 2 बच्चा यहां जाएगा और ये 3 इसके नीचे आएगा, SO4 का होल 3। फॉर्मूला मिल गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका हेल्प से हमने इसको निकाला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेटेलिक सल्फेट का? M2SO4 का होल 3। कैसे पता चला? समझ में आ रहा है? PO4 3 माइनस होता है तो पक्का M3 प्लस होगा, तभी एक दूसरे को कैंसिल होकर के ये फॉर्मूला है, अदरवाइज तो नहीं होता। क्लियर है कि नहीं है? यहां से हम डिकोड करके यहां आए। समझ में आ गया है? आई थिंक ये 9th 10th में आपने पढ़ा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 8, एट NTP द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज 3 ग्राम। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज 3 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इज, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मास। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ध्यान दीजिएगा, यहां पे पूछ रहा है एट एनटीपी पे कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर। यहां पे कितना वॉल्यूम दिया है? 1 लीटर। अगर 1 लीटर के जगह पे कितना हो जाए? 22.4 लीटर हो जाए, तो इसका जो मास है लिखा हुआ ना, 1 लीटर ऑफ गैस इज इतना ग्राम, मास जो दिया है। अगर 22.4 लीटर होता तो इसका मास कितना होता? 3 से गुना कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 लीटर का मास इतना है तो इतना लीटर का मास कितना हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 66 पॉइंट, नहीं इधर से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 चौके 12, 2 हतर में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, इतना ग्राम। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपसे एट एनटीपी पूछा है तो मोलर मास क्या हो जाएगा आपका? 67.2 ग्राम। डायरेक्टली आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि 1 लीटर का मास आपको बोला है और एनटीपी पे कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर होता है। उसका निकाल लीजिए आप वॉल्यूम यार, उसका मास निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आंसर? 67.2 ग्राम्स। दिस इज योर आंसर। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला द परसेंटेज मास ऑफ मैग्नीशियम, एक स्टैंडर्ड सवाल है, ध्यान दीजिएगा। द परसेंटेज मास ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल इज 2.68%. द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल इज। सर हमको तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करें? बहुत टीचर जो है क्लोरोफिल का फॉर्मूला बता देता है लेकिन आप फिर भूल जाते हैं।
जरूरत ही नहीं है इस सवाल में क्लोरोफिल का फॉर्मूला का, इतना टेंशन नहीं लेना है। मोल कॉन्सेप्ट में जो भी क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, जो बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है, अगर वो आपको पता है तो काम बन जाता है। यहाँ पे इस सवाल में क्लोरोफिल का फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, आप चाहो तो गूगल करके जो है याद कर लो, बहुत अच्छा, मुबारक रहे, मुबारक है, लेकिन यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। इस सवाल में अगर हमको क्या दिया गया है इस चीज को समझिए। कह रहा द परसेंटेज मास ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल। मान लीजिए क्लोरोफिल का फॉर्मूला एक्स है, आई डोंट नो। क्लियर है कि नहीं? तो इस क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट है? मैग्नीशियम प्रेजेंट है। कितना परसेंट प्रेजेंट है? 2.68%। समझ में आ रहा है? तो इस एक्स में, एक्स मतलब क्लोरोफिल बोल रहा है, क्लोरोफिल को चलो नहीं सी लिख देंगे तो कार्बन समझ जाओगे, तो इसलिए एक्स लिख देते हैं। इस एक्स में क्या प्रेजेंट है? सर मैग्नीशियम प्रेजेंट है। और मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है? तो सर मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है? 2.68% प्रेजेंट है। इस क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल इच। ये जो क्लोरोफिल दिया है, कितना दिया है बोलो रे? 2 ग्राम दिया है। इस 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम होगा, ये पूछा जा रहा है। सवाल समझ में आया? ये क्लोरोफिल है, ये कितना दिया है? 2 ग्राम है। इसके अंदर मैग्नीशियम कितना होगा, कितने एटम्स होंगे मैग्नीशियम का, यहां पूछ रहा है। द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर सवाल? क्लियर सवाल? ठीक है, तो देखिए आपको ये परसेंटेज में दिया गया है मैग्नीशियम का। क्लियर है कि नहीं? मैग्नीशियम कितना परसेंट है ना? 2.68%। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.68 बाई 100। ठीक है कि नहीं? और आपको कितना में चाहिए मैग्नीशियम? कितना में चाहिए बोलिएगा, कितना में चाहिए? 2 ग्राम में चाहिए, तो 2 ग्राम से मल्टीप्लाई कीजिए ना सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इसको क्या कर दीजिए, अब ये 100, ये पॉइंट जो है हट के और 2 ठो 0 आएगा। एक काम कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से 8 दूनी 16, 14 में 1, 14 12, 2 17 में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ जा रहा है। पॉइंट यहाँ लग रहा है, बटा में 100 है, इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 2 ठो 0 और आगे लगाएंगे, पॉइंट लगा करके 0, ये आ रहा आपका। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, अरे भाई इतना ग्राम मैग्नीशियम होगा, कितना ग्राम क्लोरोफिल में? 2 ग्राम क्लोरोफिल में इतना ग्राम मैग्नीशियम है। ठीक है, अगर पूछता कितना ग्राम मैग्नीशियम तो ये आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछ रहा है यहां पे कि द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, कितने मैग्नीशियम एटम्स हैं, ये पूछा जा रहा है। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? तो आपको पता है कि अगर 1 मोल, सुनिएगा ध्यान से, 1 मोल अगर मैग्नीशियम एटम है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 मोल मैग्नीशियम एटम है, 1 मोल मैग्नीशियम एटम है, तो इसका वेट कितना होता है या मास कितना होता है? सर 24 ग्राम होता है। कितना होता है? 24 ग्राम होता है। आपके पास कितना ग्राम है दिख रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपके पास इतना ग्राम है, तो इतना ग्राम के लिए कितना मोल हो जाएगा चेक कर लेंगे, उल्टा करके लिखते हैं। देखिएगा 24 ग्राम अगर मैग्नीशियम आपके पास है तो वो किसके बराबर होता है? सर 1 मोल के बराबर होता है। आपके पास कितने मैग्नीशियम है? आपके पास कितना मैग्नीशियम है? इतना मैग्नीशियम है, तो क्या निकालेंगे? 0.00526 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल होंगे? तो आप कहेंगे सर पहले 1 को 24 से डिवाइड कीजिए और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.00526 के साथ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा लोग? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो जो भी आएगा हम यहां पे छोड़ रहे हैं, 0.00526 डिवाइड बाई 24 आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। लेकिन मोल भी नहीं पूछा, आपसे पूछा नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स आपको पता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतना मोल है तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो क्या हो जाएगा यहां से कितना ना? 0.00526 डिवाइड बाई 24 इंटू क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे किसका? मैग्नीशियम का। अब अगर कैलकुलेशन करें तो मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूं, टाइम बचाने के लिए आप लोग जो है कीजिएगा। देखिएगा मैं कर रहा हूं 0.00526 डिवाइड बाई 24, इट बिकम्स, ठीक है, इनटू क्या है 6.022, ये आ जा रहा आपका 0.0013, 0.0013।
ये आ रहा बच्चा लोग, इसका वैल्यू आ रहा है 0.0013 इंटू 10 टू द पावर जो भी है, हमने उसको कुछ नहीं किया था तो 23 ही होगा। अब इसको थोड़ा रिजॉल्व कर सकते हैं, इस दो को पॉइंट को यहां पे हटाइए, 3 पॉइंट को यहां पे लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा रे, 3 को 0 यहां पे मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या होगा, इतने मैग्नीशियम एटम्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा लेंदी था बट आपको समझ में आया होगा आई थिंक। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता ना तो वीडियो को बार बार पीछे लेके जाइएगा, फिर से देखिएगा, दोबारा जब देखिएगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। एक बार में आई थिंक नहीं समझ में आएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा पक्का। चलिए वापस आते हैं। अरे दूसरा क्वेश्चन में लिख दिए, ये इसका आंसर यहां पे होगा। आंसर देखिएगा यहां पे 1.3 इंटू 10 टू द पावर 20 होगा, इसका आंसर है भाई। ठीक है, हमने तो एक सवाल अभी बनाया ही नहीं है, इधर आ जाइए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहां पे है द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। बहुत अच्छा सवाल, दिमाग घुमा देगा। लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या पूछा जा रहा है। एक मॉलिक्यूल है सर कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लिख दिए कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। एगो मॉलिक्यूल लिख दिए हैं, एगो मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है तो सर एगो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का एगो का 16, दोगो का 32, तो दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 4 और 4 44 ग्राम सर, बस आंसर हो गया। गलत है आंसर। क्या पूछा जा रहा है, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वन मॉलिक्यूल, वन मोल नहीं। ये जो आपने मास निकाला ना, किसका निकाला, 1 मोल का निकाला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपको पता है किसका ना, 1 मोल CO2 का जो मास होता है वो कितना होता है, अभी आपने निकाला यार, कितना है बोलो जरा, 44 ग्राम होता है सर। लेकिन आपको कितना का चाहिए, 1 मॉलिक्यूल का चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अगर CO2 है तो 1 मोल CO2 है, और इसका मास आप कह रहे हैं कितना होता है 44 ग्राम होता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा लोग? लेकिन आपको कितने CO2 के बारे में बात किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, 1 CO2 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1 CO2 का जो मास होगा आप यहां से निकाल नहीं सकते हैं। क्या करना होगा आपको, यहां से 1 CO2 का मास क्या हो जाएगा, यहां से 44 ग्राम डिवाइड बाय, ग्राम छोड़ दो ना यार, इधर भी तो चल रहा था ग्राम पर मोल, ये सब छोड़ो, 44 ग्राम नहीं होगा, यहाँ ग्राम पर मोल होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं 44, और ये जो डाटा है आपको क्या मिल जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो मास है ये है, अब सॉल्व करके जो भी आएगा। लेकिन 1 मोल का अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बोलेंगे, 44 ग्राम पर मोल होता है भाई। क्लियर है कि नहीं? 1 मॉलिक्यूल का आप निकाल रहे हैं तो आप टोटल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसे डिवाइड करना होगा। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 1 मोल के लिए, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 44 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23 हमने ऊपर कर दिया। इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, 44 डिवाइड बाय 6.022, इसको डिवाइड करने से आपको मिल जा रहा है 7.3। ठीक है, इसका आंसर आ जा रहा है 7.3 इंटू 10 टू द पावर -23, इतने हो जाएंगे आपका 7.3 इंटू 10 टू द पावर -23। क्या पूछा जा रहा था बच्चा लोग, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, तो इतना ग्राम ले लीजिए बस। क्लियर है कि नहीं है? तो अच्छे लेवल के सवाल थे, भले यहां लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, तो बचपन में नहीं सीखा था A B, उसके बाद छोड़ दिया जाता था और उसके बाद लिख दिया जाता था D, तो फट से जो है बच्चा लोग बोलते थे ABCD, तो वैसा वाला नहीं था, ये वैसा वाला बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ सवाल थे इस तरह के डायरेक्टली बन सकते थे, लेकिन कुछ सवाल आपने अभी जो सॉल्व किया बहुत अच्छे लेवल के सवाल थे, और कुछ सवाल बनाया जा सकता है इसका। तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो है एक और वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सेशंस चल रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर सर्कुलेट कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैप्टर खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर खत्म करने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। थैंक यू।